ऊपर कंप्राइज करते हैं? जी मेरे बेटा सब आ गए हुए हैं? मुज़फ़्फ़र? जी सर। जी जी ठीक है मेरे बेटा। तो जैसे सब जो जो ज्वाइन कर रहे हैं मेरा बेटा, नेक्स्ट चैप्टर हमने अब स्टार्ट लिया है, कंप्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ पाउडर्ड सॉलिड्स। तो मैं स्टार्ट बता रहा था आपको, बिफोर टू स्टार्ट टू गो टू द टैबलेट प्रॉपर्टीज, और टैबलेट्स क्या हैं, हम उससे पहले हमें समझना होता है कि पाउडर जिससे मिलके, या सॉलिड पाउडर जिससे मिलके टैबलेट्स बनती हैं या कैप्सूल के अंदर फिलिंग होती है, वो जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनका फ्लो कैसा होना चाहिए, पाउडर कैसा होना चाहिए। और उसको समझने के लिए सबसे पहले दो तीन मेन टर्म्स यूज की जाती हैं इसके अंदर। उस नंबर वन इज कंप्रेशन, सेकंड वन इज कंसोलिडेशन, और एंड थर्ड वन इज कंपैक्शन। सो बेसिकली जब हम कंप्रेशन की बात करते हैं तो कंप्रेशन के अंदर आप देख सकते हो मेरे बेटा, डेफिनेशन आप लोगों की स्लाइड उसके ऊपर शेयर भी हो रही होगी कि एज compression is defined as a reduction in the bulk volume of the material as a removal of gaseous phase air by applied pressure। जी एनीवन, कौन बताएगा? समझ आई? क्या समझ आया इस डेफिनेशन से? जी जी एनीवन? सर जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। हाँ जी। अच्छा, इस चीज़ में एक में मेरा बेटा ये स्टार्ट में, इससे पहले कंप्रेशन की डेफिनेशन से भी पहले ये आप लोगों को चीज़ समझनी है कि पाउडर, जो सॉलिड पार्टिकल्स में जिसके अंदर पाउडर होता है वो डिफरेंट, वो हेट्रोजीनियस कंपोजिशन का होता है। हेट्रोजीनियस मींस, कंपोजिशन मींस कि उसके अंदर डिफरेंट साइजेस और शेप्स के इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं जो रैंडमली जो है डिस्पर्स होते हैं विद इन दी तमाम, विद इन दी ऑल पार्टिकल्स। इंडिविजुअली हर पार्टिकल सेपरेटली प्लेस हुआ होता है। अच्छा, जब आप इंडिविजुअली प्लेस करते हो तो आप ये देखते हो कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है, तो इट मींस कि उसके अंदर थोड़ा सा गैप आ गया है, जिसको हम बोलते हैं एम्प्टी स्पेसेस, या एयर आ गई है, गैसियस फेज आ गया है, कुछ भी विद एनी रीजन उनके दरमियान एग्रीगेशन नहीं है, पार्टिकल के दरमियान इंटरेक्शन नहीं है, अभी पार्टिकल इंडिविजुअल पड़े हुए हैं। तो अल्टीमेटली हमने क्या करना है, हमने ऑब्वियसली इन तमाम सॉलिड पार्टिकल्स को गैदर आउट करना है और उसके बाद वो इकट्ठे हो जाएं और उनको एक कंपैक्ट, एक सॉलिड मास की शक्ल देनी है। उन बेसिकली उन स्पेसेस को, उन गैसियस या फेजेस, एयर को, एम्प्टी स्पेसेस को, जिसको आप वाइड स्पेसेस भी बोलते हो, उनको हमने रिमूव करना है बाय अप्लाइंग प्रेशर। अब आप डेफिनेशन को देखो तो आपको शायद समझ आ जाए कि एक वॉल्यूम, सपोज कर लेते हैं मेरा बेटा कि मैंने आपको 100 मिलीलीटर का एक वॉल्यूम दिया है, ठीक है। अब आप 100 मिलीलीटर मीन 100 ग्राम का एक आपके पास स्मॉल सा बैच है। फिर क्या करते हो आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो, तो ऑब्वियसली टोटल बल्क वॉल्यूम था 100 ग्राम। जब 100 ग्राम से प्रेशर अप्लाई करोगे तो वॉल्यूम उसका रिड्यूस होगा या बढ़ेगा? जी जी बताओ मेरा बेटा, वॉल्यूम रिड्यूस होगा या बढ़ेगा? रिड्यूस होगा सर। रिड्यूस होगा। सो रिड्यूस हो जाएगा तो इट मींस कि वो जो बेटा उन तमाम पार्टिकल्स के दरमियान इंडिविजुअल स्पेसेस थी, वो सारी की सारी एम्प्टी स्पेसेस थी, एयर मौजूद थी, वो सारी की सारी जब आपने प्रेशर अप्लाई किया तो वो खत्म होती चली जाएंगी, फिनिश होती चली जाएंगी,
और उसके बाद यानी आपका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन। अच्छा, अब दूसरी डेफिनेशन देखें जी, सेकंड, व्हाट इज कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में हम ये करते हैं कि एक्चुअली बेटा ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज की जाती हैं, कंप्रेशन और कंसोलिडेशन, लेकिन वो कहते हैं कि इजीली अंडरस्टैंडिंग होने के लिए बुक के अंदर लिखा हुआ है कि कंसोलिडेशन की डेफिनेशन को डिफरेंट करना जरूरी है कंप्रेशन से, ताकि अंडरस्टैंड में आपको आसानी रहे, अंडरस्टैंडिंग। अब कंसोलिडेशन क्या है, इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन मैकेनिकल स्ट्रेंथ of the material resulting from particle interactions। जी, एनीवन क्या ये डेफिनेशन क्या और एक्सप्लेन करेगा मेरा बेटा? जी, एनीवन? हाँ मोमिना बताओ मेरा बेटा। हाँ जी मोमिना बताओ मेरा बेटा। आवाज आ रही है मेरा बेटा सबको? हाँ जी, आवाज आ रही है मोमना? मैंने ये पूछा है मेरा बेटा कि कंसोलिडेशन की जो डेफिनेशन मैंने बताई है, एनीवन हु विल एक्सप्लेन, क्या समझ आई आपको इस डेफिनेशन से? जी, एनीवन? करीम? जी सर। हाँ जी, क्या है भाई सर कंसोलिडेशन की? हाँ जी, सर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो कंसोलिडेशन ये है कि हमने जो सा मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर, स्ट्रेंथ जो सी है उसकी इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन। कैसे हो गई करीम? फिर जब पार्टिकल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे तो उनकी एनर्जी भी आपस में कंबाइन हो जाएगी, तो उनकी ऑब्वियसली स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी जब उनका क्या कहते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ पैक्ड हो जाएंगे, जब उनके अंदर से एयर रिमूव कर दी जाएगी। बेटा देखो, पहले डेफिनेशन दोनों का, कंप्रेशन और कंसोलिडेशन का मतलब सेम है दोनों में, देखो आप, ठीक है? उसमें बल्क वॉल्यूम रिड्यूस हुआ बाय रिमूव ऑफ स्पेसिस। इसमें क्या हुआ, अल्टीमेटली तो मेरा बेटा एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ अटैच हुआ, एग्रीगेशन हुई, तो क्या हुआ, स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई एक इंडिविजुअल पार्टिकल की। समझ आ गई? एक दोनों चीजें एक ही हैं, लेकिन डिफरेंस देने के लिए कि वहां से स्पेस रिमूव हुई, बल्क वॉल्यूम रिड्यूस हुआ। कंसोलिडेशन में भी यही है कि प्रेशर ही अप्लाई किया, लेकिन क्या हुआ, जब पार्टिकल एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो एक इंडिविजुअल पार्टिकल की अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ। हुआ क्या, पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन की वजह से एक दूसरे के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं, वॉन्डरवॉल फोर्सेस जो हैं, उनकी वजह से मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई, पार्टिकल के दरमियान इंटरेक्शन जो है इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे हुए, जुड़ते चले गए, बॉन्डेड होते चले गए। एट द एंड हमें यही चाहिए है, बॉन्डेड पार्टिकल्स, ना कि अनबॉन्डेड पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स की फिर, अब ये दोनों कंसोलिडेशन और कंप्रेशन आपको समझ आ गई। अब आप देखो जी बेटा, कंपैक्शन क्या है फिर, कि कंप्रेशन और कंसोलिडेशन ऑफ ए टू फेज, फेज क्या है, सॉलिड और गैस है, गैस मींस आपकी एम्प्टी स्पेस इज अ सिस्टम, ड्यू टू एन अप्लाइड फोर्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपैक्ट बट पोरस मास ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्री। यानी कंपैक्शन इज इक्वल टू कंप्रेशन प्लस कंसोलिडेशन ऑफ अ टू फेज सिस्टम ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एट द एंड आपके पास एक कंपैक्ट पोरस मास हो गया, जिसकी एक डेफिनेट शेप होती है।
that is called the compaction. क्लियर? अब ये इन दोनों को टर्म्स को अगर लोग कोई आपसे ये पूछ लेता है कि व्हाट इज कंपैक्शन, तो आपने उसको यही बताना है कि जी कंप्रेशन और कंसोलिडेशन ऑफ टू फेज सिस्टम ड्यू टू अप्लाई फोर्स, हम और उसके रिजल्ट में जो हम एक डेफिनेट कंपैक्ट मास ऑब्टेन करते हैं ऑफ डेफिनेट शेप एंड साइज इज कॉल्ड कंपैक्शन। दोनों टर्म्स को मिलाकर ये मेरा बेटा बनाई जाती है जी। अच्छा जी, अब आगे देखो मेरा बेटा कि सॉलिड एयर। अब नेक्स्ट हमने बिफोर टू गो टू द टैबलेट, ये हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है इन तमाम पाउडर की प्रॉपर्टीज को। अब इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द पाउडर सॉलिड्स कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 इज सॉलिड एयर इंटरफेस। नंबर 2 इसमें से मोस्टली मेरा बेटा पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज के 3 मेन मेथड्स होते हैं डिटरमिन करने के, फनल और फ्री स्टैंडिंग कोन मेथड, सेकंड वन इज टिल्टिंग बॉक्स मेथड, थर्ड वन इज रिवॉल्विंग सिलेंडर मेथड, फिर मास वॉल्यूम रिलेशनशिप मेथड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द पाउडर। उसके 2 मेन मेथड होते हैं, हीलियम पिक्नोमीटर एंड लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड। अच्छा, इससे पहले कि ये हो, हमने स्टार्ट करना है फर्स्ट प्रॉपर्टी से जिसको कहते हैं सॉलिड एयर इंटरफेस। एक मिनट बेटा, मैं जरा स्लाइड खोल लूं। वेट, ये मेरा बेटा आप लोगों की स्क्रीन पर सॉलिड एयर इंटरफेस आ रही होगी। डायग्राम मैंने स्लाइड शेयर की है। फर्स्ट प्रॉपर्टी पाउडर की, सॉलिड एयर इंटरफेस क्या है? सॉलिड एयर इंटरफेस ये है मेरे बेटा कि एटम्स, आपको पता है कि मैटर, मैंने आप लोगों को पहले स्टार्ट में बताया कि मैटर जो है एटम्स और आयंस और या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर कंप्राइज करता है। अब आप सबको आवाज आ रही है मेरे बेटा? जी सर, आ रही है। अच्छा, जो ये सॉलिड और एयर इंटरफेस में अब होता क्या है कि मेरा बेटा जो एटम्स और आयंस होते हैं सॉलिड के अंदर, ये 2 मेन टाइप के होते हैं। एक वो, अच्छा अब आप लोगों ने जरा ये डायग्राम देखनी है, ये जो बनी हुई आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। आप ये देख रहे हैं कि जो येलोइश एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं, और एक ये दोनों के नीचे 2 जो ये येलो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके नीचे एक लाइन सी बनी हुई है, सर्फ, इसको बोलते हैं सरफेस। इस सरफेस के ऊपर भी एटम्स और आयंस मॉलिक्यूल हैं, वो जो कहलाती है सबस्ट्रेट, दोनों तरफ। अब आप देखो, जो आप लोगों को पिंक लाइंस नजर आ रही हैं, दैट इज शोइंग द एडहेजन फोर्सेस। जो आपको ब्लू लाइंस नजर आ रही हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, दैट इज कॉल्ड द कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है, तो यानी 2 टाइप्स की फोर्सेस, 2 टाइप्स के एटम्स और आयंस होते हैं विद इन द सॉलिड। नंबर 1, एक वो 2 सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड, जो कि लाइन से ऊपर मौजूद है, एंड सेकेंड वन इज 2 सिचुएटेड विद इन दी और इनसाइड द सॉलिड, इनसाइड द बल्क। ये हो गए सेकेंड टाइप। अब क्या होता है मेरा बेटा कि आपको नजर आ रहा होगा कि those atoms or ions or particles which are present within the bulk, जो लाइंस के अंडर हैं, जो येलोइश हैं पार्टिकल्स और आयंस, आर अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल साइड्स इक्वली। यानी अब आप जो लाइंस देखो कि ये जो दोनों येलोइश पार्टिकल्स की लाइन है, अब आप ये देखो कि ये ब्लू लाइंस चारों तरफ से मेरा बेटा क्रॉस, हर पार्टिकल एक दूसरे के साथ
इन ब्लू लाइंस के साथ अटैच है। ये क्या शो कर रहा है ब्लू लाइंस के साथ? कि ये तमाम पार्टिकल्स विद इन दी बल्क जो मौजूद हैं, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं इक्वली फ्रॉम ऑल देयर साइड्स, ऑल फोर साइड्स। सो जब आप कोई भी चीज इक्वली अट्रैक्ट हो फ्रॉम ऑल फोर साइड्स, सो उनके ऊपर नेट फोर्स या नेट चार्ज जो होता है वो 0 होता है। अच्छा, अब सेकंड सिचुएशन, जो एटम्स, आयंस और पार्टिकल्स सरफेस के ऊपर मौजूद हैं। अब ऑब्वियसली अब आप देखो कि मेरा बेटा वहां जो कि येलोइश पार्टिकल अट्रैक्ट हो रहे थे इक्वली फ्रॉम ऑल साइड, जो सरफेस के ऊपर मौजूद है वहां ये कंडीशन मौजूद नहीं है। वहां सिर्फ एक पिंक लाइन नजर आ रही है आपको क्रॉस, वो भी येलोइश पार्टिकल्स के साथ। वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। क्यों? एनीवन कोई आंसर कर दे मेरा बेटा पूरी क्लास के अंदर। यार वो टॉपर का क्या नाम है? करीम गजनफर। लड़की का टॉपर और लड़के का क्या नाम है? हाफिज इत्शाम। कोमल। एहतशाम। शाम किधर गायब है यार? शाम का तो नाम मैं भूल गया था। एहतशाम, एहतशाम आप साथ हो मेरे बेटा? हेलो एहतशाम। अच्छा, और फीमेल में कौन है टॉपर? फीमेल में कौन है टॉपर? नाम तो बता दो। ना टॉपर भी भूल गए हो आप लोग यार अब अपने। हेलो हेलो बेटा, आवाज आ रही है सबको? गुजनफर, मारिया? जी सर आ रही है। हाँ मारिया, कौन है टॉपर फीमेल में? सर कोमल है और खतीजा भी है। इधर है खतीजा, बोलती क्यों नहीं? फिर आंसर क्यों नहीं करती? कोमल, सोए पड़े हैं, सुबह सुबह सोए पड़े हैं सारे हैं। ये पढ़ाई क्यों हमारे ऊपर लाद दी गई है? क्यों हमारे ऑनलाइन लेक्चर हो रहे हैं? इतने महीनों से रेस्ट चल रहा था हमारा। हैं? एहतशाम, करीम। जी सर। एहतशाम मेरा बेटा, आप ही आंसर कर दो यार जो ये मैंने पूछा है। हाँ करीम। सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। क्वेश्चन ये था कि ये जो येलोइश पार्टिकल्स हैं ये तो अट्रैक्ट हो रहे हैं इक्वली, आपने देख रहे हो लाइंस मौजूद हैं, लेकिन जो सरफेस के ऊपर मौजूद है वो इक्वली अट्रैक्ट नहीं है। क्यों? बिकॉज़ वो अनलाइक पार्टिकल्स हैं। चल करीम, कोई हाल नहीं है तेरा। अनलाइक पार्टिकल्स हैं, यस अनलाइक तो हैं ऑब्वियसली, डिसिमिलर पार्टिकल्स हैं। ओ मेरा बेटा, अबव द सरफेस हमेशा याद रखो, देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्सेस, देयर इज नो अट्रैक्टिव फोर्सेस एट ऑल, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अबव द सरफेस। जब आप क्या कहते हो? जब आप हम ऊपर सरफेस के ऊपर जमीन से ऊपर निकल जाते हैं, ग्रेविटी में चले जाते हैं, नो अट्रैक्शन मेरा बेटा, फ्री ऑफ चार्ज हो जाते हैं हम, फ्री फॉल वहां तो नहीं होते हम। जब हम सरफेस से ऊपर निकल जाते हैं, जमीन की एक अपनी ग्रेविटी और फोर्स है, तो हम जब उससे निकल जाते हैं, फ्री स्पेस में चले जाते हैं, देयर इज नो अट्रैक्शन एट ऑल। फिर डिसिमिलर पार्टिकल, अब ये येलो और ग्रीन है, आपने देखा होगा जो ब्लू लाइंस, पिंक लाइंस नजर आ रही हैं आप सब ने, दैट इज वन इज द एडिशन, अट्रैक्शन बिटवीन द डिसिमिलर पार्टिकल्स।
अब क्या होता है मेरा बेटा, एक यहाँ न्यू टर्म इंट्रोड्यूस की जाती है। अब इन मॉलिक्यूल्स को भी तो हमने अट्रैक्ट करवाना है जो डिसिमिलर है, जिनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद नहीं है। तो क्या होता है कि मेरा बेटा यहाँ एक फिनोमिनन क्रिएट होता है जिसको आप बोलते हो, सुन रखा है आप लोगों ने, सरफेस फ्री एनर्जी ऑफ द सॉलिड्स। ये क्रिएट करती है सरफेस फ्री एनर्जी ऑफ द सॉलिड्स, यानी ये ऐसी एनर्जी है that is present due to the unsatisfied attractive forces is called surface free energy। अनसेटिस्फाइड अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी होती हैं? यानी जिनके सेटिस्फाइड वो हैं जहां जिनके अंदर अट्रैक्शन जो है तमाम साइड से आ रही है। अनसेटिस्फाइड कौन सी हैं? जिसको चारों तरफ से अट्रैक्शन नहीं आ रही। अब वो अनसेटिस्फाइड अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या करती हैं? वो सरफेस फ्री एनर्जी को क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से वो सरफेस फ्री एनर्जी क्या है? प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड बिटवीन द पार्टिकल एंड इट्स एनवायरनमेंट। यानी ये सरफेस फ्री एनर्जी प्रोड्यूस करेगी बेटा अट्रैक्शन बिटवीन द डिसिमिलर पार्टिकल्स, इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल और उसके एनवायरनमेंट से और इंडिविजुअल पार्टिकल से। वो सरफेस फ्री एनर्जी जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर मौजूद हैं उनके अंदर अट्रैक्शन को पैदा करेगी, दैट इज कॉल्ड सरफेस फ्री एनर्जी। अब फिर ये चीज समझ आ गई तो फिर मेरा बेटा इसके चार मेन इंपॉर्टेंट फिनोमिना है सरफेस फ्री एनर्जी के। नंबर 1 इज एडजॉर्प्शन, यानी अट्रैक्शन बिटवीन द डिसिमिलर पार्टिकल, जिसको आप एडहीजन भी बोलते हो। फिर सेकंड वन इज कोहेजन, अट्रैक्शन बिटवीन द सिमिलर पार्टिकल्स। थर्ड वन इज रेट ऑफ सोल्यूशन। फोर्थ वन इज क्रिस्टलाइजेशन। ये चार मेन सरफेस फ्री एनर्जी के मेरा बेटा इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं। फिर अब मोस्टली जो है एडहीजन और कोहेजन का ही फिनोमिना है, जिसका इंपॉर्टेंट रोल है ऑन सेवरल प्रॉपर्टीज और ऑपरेशन सच एज किस में? फ्लो फ्रॉम हॉपर्स और फीडर्स, जो कि हम जब मिक्सिंग करते हैं रिलेटिव मिक्सर्स के अंदर और कंप्रेशन के अंदर, जहां हम ग्रेन्यूल्स और टैबलेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, यही दो मेन फिनोमिना को यूज किया जाता है। अच्छा जी, फिर ये हो गया मेरा बेटा सॉलिड एयर इंटरफेस। अगर ये सबको समझ आ गई है तो बताएं, मैं आगे चलता हूं। जी, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, चलें आगे। जी सर। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरा बेटा आप लोगों ने ऑलरेडी उसको पढ़ रखा है, कर भी रखा है, प्रैक्टिकल भी परफॉर्म कर रखा है उसका। डेट वन इज एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या है आप लोग सारे जानते हो बहुत अच्छे तरीके से कि मेरा बेटा कि अब हम अब आपने यहाँ ये है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं। अब बेसिकली जब आपने पाउडर, आपके पास सॉलिड पाउडर पार्टिकल्स का आ गया है, अब आपने क्या करना है? बिफोर टू गो टू द कंप्रेशन प्रोसेस, कंसोलिडेशन प्रोसेस, कंपैक्शन प्रोसेस, अब हमने कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स डिफाइन करनी है जो मेजर कर सकती हैं कि मेरा बेटा रेजिस्टेंस टू द पार्टिकल मूवमेंट, रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द पार्टिकल्स। अब उसके लिए 3 मेन पैरामीटर्स हैं मेरा बेटा, प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं, ये आप लोगों ने कर रखी हैं। नंबर 1 इज एंगल ऑफ रिपोज, सेकंड वन इज फ्लो रेट, थर्ड वन इज कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स। तो फर्स्ट वन इज एंगल ऑफ रिपोज, जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर शेयर हो रहा है मेरा बेटा। एंगल ऑफ रिपोज, it is a practical technique to measure the resistance of the flow of the powder. It is the maximum angle or
that can be obtained between the freestanding surface of a powder heap and the horizontal plane of the ground. आप लोग क्या करते हो? फनल, एनीवन कौन एक्सप्लेन करेगा मेरे बेटा? आप लोगों ने ये फनल मेथड किया हुआ है, ये नजर आ रही होगी पिक्चर। ये 3 मेन मेथड्स हैं एंगल ऑफ रिपोज को बेटा मेजर करने के लिए। फिक्स फनल और फ्री स्टैंडिंग कोन मेथड, सेकंड वन इज टिल्टिंग बॉक्स मेथड, थर्ड वन इज रिवॉल्विंग सिलेंडर मेथड। जी कौन एक्सप्लेन करेगा ये फनल मेथड जो आप लोगों ने लैब में किया हुआ है मेरा बेटा, पाउडर की एंगल ऑफ रिपोज को मेजर करने के लिए? क्या करते हो उसमें आप लोग? मैं कर दूं? तो उसमें हम एक फनल लेते हैं, हाँ ट्राइपॉड स्टैंड लेते हैं और जो है वो फनल के जो एज होता है उसमें पाउडर डाल देते हैं। नीचे क्या रखते हो फनल के? नीचे सर कोई प्लेन पेपर रख देते हैं। प्लेन पेपर रख देते हो, पेट्री डिश रख देते हो, कुछ भी रख देते हो मेरा बेटा? यस सर। अच्छा फिर क्या होता है? फिर सर वो वेट करते हैं अंटिल पाउडर जो है वो फनल से नीचे ट्राइपॉड नीचे जो प्लेन पेपर में आ जाए फिर सर पेट्री डिश में। और जो आप ये फर्स्ट डायग्राम ए देख रहे होगे वो पाउडर की एक कोनिकल शेप बनना शुरू हो जाती है। यस सर। ठीक है, अब फिर हम क्या करते हैं, जब पाउडर फ्लो कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, आप लोगों ने क्या किया होगा, उसकी हाइट मेजर की होगी, उसको बोलते हैं हाइट ऑफ हीप। यस ठीक है, और फिर आपने डायामीटर ऑफ द पेपर या डायामीटर ऑफ द पेट्री डिश जो भी आपने यूज किया था उसका डायामीटर मेजर करते हो और एंगल ऑफ रिपोज को आप मेजर कर लेते हो फ्रॉम दी फॉलोइंग फार्मूला, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू h ओवर r या h ओवर d। ठीक है, डायामीटर ऑफ द पेट्री डिश या जिसको आप डायामीटर ऑफ द सरफेस भी बोल सकते हो, फिर और h जो होता है हाइट ऑफ हीप कहलाती है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये देख लो, आप देख सकते हो कि ये फार्मूला आपको नजर आ रहा है उसका। अच्छा फिर उसके बाद आप लोग क्या करते हो कि हमने वैल्यूज डिफाइन की हुई है मेरा बेटा इसकी एक टेबल में। आप कहते हो कि ऐसा पाउडर फ्लो जिसका एंगल ऑफ रिपोज लेस देन 25 आए तो पाउडर फ्लो क्या कहलाता है, गुड और एक्सीलेंट। लेकिन ये बहुत रेयर होता है मेरा बेटा। अगर कोई ऐसे पाउडर जिनका एंगल ऑफ रिपोज 25 से 30 आएगा तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज गुड फ्लो। 30 to 40 होगा दैट इज द इंटरमीडिएट फ्लो, और मोर देन 40 आएगा तो ये मेरा बेटा पुअर फ्लो कहलाएगा। अच्छा नेक्स्ट सेकंड मेथड इज बॉक्स मेथड। अच्छा अभी आप बॉक्स मेथड को देखो तो आप देख सकते हो कि मेरा बेटा इसमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स नजर आ रहा है आप लोगों को एंगल ऑफ रिपोज मेजरमेंट करने के लिए, जिसको आप टिल्टिंग बॉक्स मेथड भी बोलते हो। अब इसमें होता ये है कि आप ये बॉक्स के अंदर हम उसकी इंटरनल सरफेस को किसी भी सैंड पेपर उसके अंदर लगा देते हैं। किस लिए लगाते हैं कि टू प्रिवेंट द स्लिपेज और स्लाइडिंग ऑफ द पाउडर। फिर क्या करना है, हमने बॉक्स को फिल्ड करना है हमने पाउडर सैंपल के साथ, और उसके बाद क्या करना है, जब हमने पाउडर सैंपल को डाल लिया बॉक्स के अंदर तो हमने बॉक्स को मेरे बेटा स्लोली राइज करना है फ्रॉम वन साइड। जब हमने इतना उसको राइज करना है टिल द पाउडर स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम द लोअर साइड, यानी जब आपने जरा सा जब उसको पिक करोगे तो पाउडर एक दूसरे के ऊपर से फ्लो करना शुरू हो जाएगा, और सेम मेरा बेटा क्या होगा, वो एंगल एक बनाएगा, क्रिएट करेगा, जो कि आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है। सेम लाइक टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2h ओवर d, टेंजेंट थीटा 2h ओवर, और d आपको पता है डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस होता है जो ट्राइंगल का हमारे पास बनता है, और फिर उसके बाद टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू h ओवर r, आप इसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। अच्छा थर्ड वन इज रिवॉल्विंग सिलेंडर मेथड। अब इसमें क्या है, रिवॉल्विंग सिलेंडर में
कि हम एक गिलास सिलेंडर लेंगे, सेम उसी तरह हम उसके अंदर मेरा बेटा कोई भी पेपर प्लेस कर देंगे उसके अंदर, और फिर क्या करेंगे कि हम उसको हाफ फिल्ड कर देंगे पाउडर सैंपल से। जब हमने हाफ फिल्ड कर दिया तो क्या होगा, फिर क्या करेंगे, देन हम उसको स्लोली, अब सिलेंडर को हम स्लोली रोल्ड ओवर करेंगे स्मूथ सरफेस के ऊपर, जैसे आपके ऊपर बेंच या टेबल होती है। जैसे ही आप उसको मूव करोगे तो पाउडर जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा नीचे की तरफ, जैसे कि आपको मेरा बेटा ये नजर आ रहा होगा, एक सिलेंडर मेथड है। पाउडर फ्लो करना शुरू करेगा और एक एंगल क्रिएट करेगा या हाइट क्रिएट हो जाएगी। फिर आप एंगल ऑफ रिपोज मेजर कर लो, जो भी फार्मूला मैंने आपको अभी स्क्रीन पर दिया था, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू h/r। ये हो गए जी 3 उसके मेथड मेन एंगल ऑफ रिपोज के। अच्छा, सेकंड वन प्रॉपर्टी जो मेन मैंने आपको बताया इज द फ्लो रेट। एक मिनट जी, फ्लो रेट, वेट मेरा बेटा, मैं जरा ये ऑन कर लूं। ये एक मिनट मेरे बेटा, एक मिनट। ये मेरे बेटा फ्लो रेट की आपके सामने आ रहा होगा स्लाइड। फ्लो रेट क्या है? फ्लो रेट मेरे बेटा ये भी यूज करते हैं हम रेजिस्टेंट टू फ्लो को मेजर करने के लिए। इस मेथड को भी हम यूज करते हैं कंपैरिजन पाउडर मटेरियल, अगर सिमिलर पाउडर मटेरियल जिसके डिफरेंट पार्टिकल साइज हो और डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसको हम यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए। अच्छा, इसमें होता क्या है कि मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ द पाउडर को हम ले लेते हैं और उसको पास करते हैं एक सर्कुलर नैरो और माउथ फिटेड से और ऑफ द सिलेंडर के अंदर, कंटेनर के अंदर, और उसका फ्लो रेट हम डिटरमिन करते हैं। और फ्लो रेट इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ द पाउडर पास डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये भी इसके अंदर देखा जाता है कि मैक्सिमम फ्लो रेट शुड बी ऑप्टिमम प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट साइज फ्रैक्शन, यानी उसके अंदर जितने भी आपके सामने मौजूद है पाउडर की शेप और साइज, उसके ऊपर डिपेंड करता है पाउडर। जितना ज्यादा फाइन मौजूद होगा उतना ज्यादा मेरा बेटा याद रखना, पहले स्टार्ट में इंक्रीज होगा पाउडर फ्लो, लेकिन जैसे जैसे फाइन्स की तादाद बढ़ती जाएगी पाउडर फ्लो भी कम होता जाएगा। एक फिगर उन्होंने दी है बुक के अंदर कि अगर 40% से ज्यादा फाइन पाउडर का प्रोपोर्शन हो जाए तो फ्लो रेट जो होता है वो गिर जाता है, क्योंकि बिकॉज कोहेसिव फोर्सेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो पाउडर फ्लो है वो ड्रामेटिकली फॉल डाउन हो जाता है। सो और थर्ड प्रॉपर्टी लास्ट, ये आप लोगों ने सुन रखी है, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स। तीसरी दो मेजरमेंट करने के लिए रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द पाउडर को। एक मिनट जी, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स, जिसको आप कार्ज इंडेक्स भी बोलते हो या CI भी बोलते हो, ये भी अनदर प्रैक्टिकल टेक्निक है यूज्ड टू डिटरमिन द फ्लोबिलिटी ऑफ द पाउडर। इसके अंदर क्या होता है, पाउडर को हम फील्ड कर लेते हो आप अप टू द मार्क इन ए ग्रेजुएटेड सिलेंडर के अंदर।
और फिर उसको सब्जेक्ट करते हो, टैपिंग करते हो आप स्लोली सिलेंडर को until the volume of the powder is reduced to a constant level, और फिर आप उसको मेजर कर लेते हो वॉल्यूम से, जिसका फार्मूला है CI is equal to 1 minus V over V naught multiply by 100, या dt minus dB over dt multiply by 100, tap density minus poured density divided by tap density multiply by 100। ये उसको आप मेजर कर सकते हो कार्स इंडेक्स। और इसकी भी आपको पता है कि एक स्पेसिफिक टेबल और स्पेसिफिक स्टैंडर्ड टेबल है जो आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर कार्स इंडेक्स के अंदर फ्लो ऑफ द पाउडर 5 to 15% हो, दैट इज विल बी कंसीडर्ड एज एक्सीलेंट, और अगर 12 to 18% हो तो गुड, 18 to 21 हो तो फेयर टू गुड, 23 to 35 हो तो पुअर, 33 to 38 हो तो वेरी पुअर, और मोर देन 40 हो तो वेरी वेरी पुअर कंसीडर होता है मेरा बेटा कार्स इंडेक्स। सो ये कहलाता है मेरा बेटा, ये सारी डिफरेंट 3 प्रैक्टिकल टेक्निक्स थी टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लो। और इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप इसको हम से स्टार्ट लेंगे। आगे फर्दर उसके क्या से टैप डेंसिटी होती है, पोरोसिटी होती है, उसके अंदर मास वॉल्यूम होता है, हमने डिफरेंट वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हीलियम पिक्नोमीटर वगैरह मेथड होता है, इंशाल्लाह वो कल हम पढ़ेंगे। और इसके अंदर मेरा बेटा अब आप लोगों ने कोई क्वेश्चन एनीवन जो यहाँ तक आप लोगों को समझ ना आई हो वो